कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया स्वेब टीम में। आज हम सीखेंगे कक्षा 12वीं का अकाउंट चैप्टर 3। इस पर एक ऑलरेडी वीडियो भी बनी हुई है जिस पर आपको पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, चिट्ठा तीनों कैसे बनेगा ये बताया गया है। आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि आपको ख्याति नहीं दिया गया है तो कैसे आप ख्याति की गणना करेंगे, किन किन संयोजन को दिया जाता है जिसको ध्यान में रख करके ख्याति निकालना है। तो चैप्टर 3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर के भी लायक है, प्रविष्टि भी की जाती है, बहुत कुछ इसमें होगा। देखो ध्यान से। क्वेश्चन में दिनेश, रमेश और सुरेश एक फर्म के साझेदार हैं। लाभ विभाजन करते हैं 3-3-2 के अनुपात में। वे निर्णय लेते हैं कि 1 अप्रैल 2015 से लाभ विभाजन बराबर होगा। तो देखो, पहले वो लोग बांटते थे 3-3-2 के अनुपात में, पर वो लोग भविष्य में बराबर बांटना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है ये चैप्टर जिसमें पुनर्गठन होता है। अपने सारी संपत्तियों को फिर से लोग मूल्यांकन करते हैं, तो कभी लेनदार घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी देनदार घटता है बढ़ता है, बैंक में रोकड़ घटता बढ़ता है, मशीन भवन की कीमत उतार चढ़ाव होती है। तो ये लोग हर चीज़ का मूल्यांकन करते हैं साल भर, 5 साल में एक बार। उसमें कुछ चीज़ कमी में पता चलती, कुछ में घटा हुआ पता चलता है। बस उसी को ध्यान में रख करके आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना होता है, जिसके लिए आपको पहले से कितनी संपत्ति और कितने दायित्व स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि बैंक में रोकड़ है 40,000, प्राप्य पत्र है 50,000, देनदार है 60,000, स्टॉक 1,20,000, स्थायी संपत्ति 2,80,000, लेनदार 1.5 लाख के हैं, संचय 80,000 रुपये का संचय होता है, एक पैसा कोष में जो रखते हैं बांटने के लिए वो। ऋण है दिनेश और रमेश के 40 और 30,000, कुल मिला 70,000। पूंजी है उनकी 1,80,000 और 70,000 रुपये। क्या घटा क्या बढ़ा वो आपको नीचे पता चलता है, संयोजन को पढ़ते हैं। ये एडजस्टमेंट का कॉलम रहता है। देखो, स्थायी संपत्ति का मूल्यांकन 3,31,000 होगा। देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 5% प्रावधान बनाया गया है। तीसरा, इस तिथि को फर्म की ख्याति पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 4/2 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर निकाली जाएगी। शुद्ध लाभ है 14,000, 17,000, 20,000, 22,000 और 27,000। ठीक है, तो कुछ वर्षों का लाभ दिया है और ख्याति औसत लाभ विधि पर निकलेगा। बोला है कि ख्याति पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 4.5 गुने के बराबर निकाली जाएगी। ख्याति पुस्तकों में नहीं दर्शाया गया है। आवश्यक रोज नाम से प्रविष्टि करें और फर्म का संशोधन स्थिति विवरण मतलब चिट्ठा बनाइए। चिट्ठा बनेगा तो पूंजी खाता बनाना पड़ता है, कॉमन रूप से वो बोले चाहे ना बोले। ठीक, क्या घटा क्या बढ़ा उसके लिए आपको पुनर्मूल्यांकन बनाना पड़ेगा, लेकिन कार्यविधि के रूप में एक्चुअल में खाता नहीं दिखाना है और जितना घटा बढ़ा उसका तुलना करना है। तो देखो, स्थायी संपत्ति का मूल्यांकन प्रश्न में कहा है कि 3,31,000 हुआ। स्थायी संपत्ति है कितने का वो देखो, स्थायी संपत्ति 2,80,000 का है। 2,80,000 की संपत्ति अगर 3,31,000 हो गई मतलब उसकी मूल्य बढ़ गई। 2 रुपये को अगर मैं 5 रुपये कर दूं तो इसका मतलब आप बताएंगे ना कि उसमें 3 रुपये की वृद्धि हुई। बस सेम काम इसमें करना है। 2,80,000 की वस्तुएं अगर 3,31,000 की हो गई तो कितना बढ़ा वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो उसके लिए एक छोटा सा कॉलम बनेगा पुनर्मूल्यांकन का, जो कि मैं यहीं नीचे में बनाता हूँ, ध्यान देना। ठीक, जो संपत्ति थी, संपत्ति को एसेट बोलते हैं। ठीक है, 3,31,000 की हो गई, 3,31,000, और वो पहले थी 2,80,000 की। हमें बस ये जानना है कितने की बढ़ोतरी हुई उसमें। 13 में 8 घटाएंगे तो 5 और 8 13, 2 से 2 कट गए, 51,000। कितने का वृद्धि हुआ? 51,000 का। तो ये आपको वृद्धि पता चला। ठीक है, वृद्धि कितने की वृद्धि हुई? 51,000 की। ऐसे आपको देखना है क्या बढ़ा क्या घटा, उसी से बनता है पुनर्मूल्यांकन। देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 5% का प्रावधान बनाया जाएगा। देनदार कितने के हैं आपको देखना पड़ेगा, ऊपर 60,000 के हैं। 60,000 का 5% संदिग्ध ऋण प्रावधान बनाना है, तो यही चीज़ आपको फिर से निकालनी है। अब आपका डेबिटर्स पे निकल रहा है, तो 60,000 का आपको निकालना है 5% डिस्काउंट और उसको माइनस करना है। तो 60,000 का 2 जीरो कटेगा, 5 से गुणा होगा 6 पंचे 30, 2 जीरो को लिखेंगे तो 3,000। 60 में 3,000 जाएगा 57,000। वैसे घटाना नहीं है, बस छूट निकालना है। कितने की कमी? 3,000 की। इस 3,000 की कमी को अब देखो, पुनर्मूल्यांकन जब खाता बनाओगे
तो एक चीज़ याद रखना, 2 कॉलम्स होते हैं उसके, एक तो होता है क्रेडिट का, एक तो होता है डेबिट का। क्रेडिट में लिखते हैं वृद्धि को, डेबिट में लिखते हैं कमी को। तो वृद्धि हुआ है 51,000 रुपये का, तो वो इधर आएगा। ठीक, कमी हुआ है 3,000 का जो कि देनदारों से हुई है। और देख लेते हैं क्या हुआ है। नीचे बोला है कि स्टॉक का मूल्य 1,12,000 रुपये तक कम हुआ और स्टॉक है कितने का, 1,20,000 का है। 1,20,000 का सामान अगर 1,12,000 हुआ है तो 8,000 की कमी हुई है। स्पष्ट पता चल रहा है कि 1,20,000 था, लेकिन अगर वो 1,12,000 हो गया तो 10 में 2 जाएगा 8 और 1 से कट गया, 1 से कट गया, 8,000 की कमी हुई। तो उस कमी को यहाँ लिख दो, कितने की कमी हुई, 8,000 की। ठीक, बस अब और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, हमें क्या करना है, जो बढ़ा उसको समाकलन साइड, जो घटा उसको विकलन साइड, फिर दोनों को एक दूसरे से घटाना है। ठीक है, और बैलेंस करना है। तो देखो ज़्यादा राशि जो होती है उससे बैलेंस करते हैं, तो 51,000 से दोनों पक्षों को ऐसे बराबर कर दिया जाएगा। अब कितने की कमी है उसको यहाँ लिखेंगे शेष लेकर बोल के। ठीक है, या लाभ हानि बांटते हैं। तो ये हो रहा है 8 3 11,000। 51,000 में बच्चों अगर 11,000 को काटते हो तो 40,000 रुपये आपका आएगा। तो कितने की कमी है, 40,000 की। इस 40,000 को उन साझेदारों को बांटना होगा किस अनुपात में, जो लोग पुराना बांटते थे। पुराना अनुपात है 3-3-2। ठीक है, क्या अनुपात है, 3-3-2। तो 40,000 को अगर हम भाग देते हैं इनकी संख्या से तो 3 3 6 6 और 8 होता है। 8 से काटूंगा तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40 और 3 0। तो ये कट के 5 आ रहा है। 5 का गुणा ऐसे करेंगे तो 5 दिया 15,000। अगर पहले का 15 है तो इसका भी होगा 15,000 और इसका 5 दूनी 10,000 आएगा। ठीक है, ये हिस्सा पता चल गया तो पुनर्मूल्यांकन समझ लो आपका बन गया। अब आपको डायरेक्ट क्या बनाना है इसमें, जो क्वेश्चन ने कहा है, पंजी प्रविष्टि बनाना है, फर्म का चिट्ठा बनाना है और पूंजी खाता तो बनाना पड़ेगा। ठीक, अब एक स्पेशल कार्यविधि है ख्याति की गणना करने की। औसत लाभ विधि में जितने वर्षों का लाभ दिया जाता है उनको जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, ध्यान देना। औसत लाभ का सूत्र होता है औसत लाभ बराबर कुल वर्षों के लाभ का योग बटे कुल वर्षों की संख्या। कुल वर्षों का लाभ पहला साल का 14, दूसरे साल का 17,000, फिर 20,000, 22,000, 27,000, सबको जोड़ना है। उनकी संख्या 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड करना है। सबको जोड़ने पर ये 1,00,000 हुआ। 1,00,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 करके, तो ये 20,000 आएगा। अब कितने वर्षों के आधार पर ख्याति निकालना है, वो आपको कितना गुना उनको पढ़ना पड़ता है। तो बुक में कहा है कि 4.5 गुने के आधार पर, 4.5 को आप 4.5 भी लिखते हैं, तो जो औसत लाभ आया डिवाइड होकर के उसी में गुणा कर देना है उसके संख्याओं का। तो 4.5 का गुणा किया गया तो ये आपका आया 90,000 रुपये। ठीक है, मल्टीप्लाई आप मोबाइल में करके देख लें या फिर नॉर्मली गुणा कर लें, 90,000 आया। अब 90,000 को ये लोग अपने त्याग अनुपात वगैरह निकाल करके बांटेंगे। तो देखो इनका पुराना अनुपात था 3:3:2, नया अनुपात हो गया 1:1:1 बराबर बांटेंगे तो ये हो गया। आपको इसमें त्याग निकालना है तो पुराना से नया काटना है। पुराना है इनका 3/8 और नया है 1/3। इसका भी 3/8, नया है 1/3 और इसका 2/8 और नया है 1/3। हर समान करेंगे तो यहाँ 8 है, यहाँ 8 ला सकते हो क्या, नहीं, तो फिर तीजा गुणा वगैरह करना होगा। तो 3 तिया ये 9 हो गया, 8 एकम ये 8 हो गया और 8 तिया 24, 9 में 8 गया 1/24, 3 तिया 9 हो गया, 8 एकम 8 हुआ, 9 में 8 गया फिर 1/24, 3 दूनी 6, 8 एकम 8 कटा तो -2/24। ये दोनों प्लस है, सेक्रीफाइस करेंगे किसके, ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे किसके पक्ष में, सुरेश के पक्ष में, तीसरे व्यक्ति के पक्ष में लोग त्याग करेंगे। तो ये ऐसा लिख दिया। तो इनका नया से निकला 1/24, 1/24 और -2/24। ठीक, इसी में क्या किए हैं लोग, ख्याति को बांट ली है 90,000 की ख्याति को। देखो तो इन्होंने लिखा है 90,000 गुणित दिनेश का हिस्सा 1/24, तो 24 90 कम 90,000 को 24 से डिवाइड करोगे तो 3,750, इसका भी होगा 3,750 और दूसरे का होगा टोटल, इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 7,500 रुपये। ठीक है, कितना होगा 7,500। तो इसके बाद आपको बनाना है इनका पूंजी खाता। क्या बनाना है इनका, पूंजी खाता। अब पूंजी खाते का कॉलम देख लो कैसे बनता है। वीडियो को थोड़ा छोटा करते हैं और हाँ, अब आपके पास बुक जो होगा ना उसको निकाल के बैठो। ठीक है, बुक निकाल के
अब ये मैंने कॉलम तैयार कर लिया। कॉलम होता है विवरण, पहले व्यक्ति के नाम का राशि, दूसरे व्यक्ति के नाम का राशि, तीसरे व्यक्ति के नाम का राशि, फिर से विवरण, डी की राशि, आर की राशि, एस की राशि। ठीक, जो इनका नाम है दिनेश, रमेश, सुरेश, उनको DRS से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से पार्टनर कैपिटल अकाउंट या स्थायी पूंजी साझेदारों का पूंजी खाता ये आपको लिख लेना है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूँ, सबसे पहले इनका पूंजी लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ? पूंजी। पूंजी कितना है ये आपको चिट्ठा में, ये चिट्ठा है, इसके दायित्व पक्ष में इस तरफ सबसे नीचे में दिया जाता है साझेदारों की पूंजी 1,80,000 70,000। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है शेष लाया गया 1,80,000 70,000। ठीक, इस तरह से लिखना। ये 70 है ना, याद रखिएगा 70 है, ये 70। ठीक, आगे इसके बाद संचय वगैरह है तो बांटना पड़ता है, और संचय है 80,000 का। ठीक है, 80,000 को हम लोग बांटेंगे तो वो तो बटेगा इनका पुराने अनुपात में, जो कि 3-3-2 है ना। तो इनका टोटल 8 होता है। 8 एकम 8 मतलब 10,000। 10 दिया 30,000, 10 दिया 30, और 10 दूनी 20। ठीक, तो कितना कितना बटेगा उतना उतना आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, आपको क्या लिखना है? सामान्य संचय। ठीक, 10 दिया मैंने 30 बोला था तो यहाँ पर 30, यहाँ पर भी 30, और यहाँ पर भी 30,000 बांट देंगे। ठीक, सामान्य संचय बटा। तो इसके बाद आपको देखना है कि ख्याति वगैरह है तो वो बांटेंगे, ऋण वगैरह होगा तो फिर वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ख्याति हमने जो निकाला था 3,750 वगैरह, उसको बांट लेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे क्वेश्चन में कुछ लोग प्लस में थे, कुछ लोग माइनस में थे। ठीक है, आपने देखा कुछ प्लस में थे, कुछ माइनस में थे। यहाँ पर तो जो माइनस में होता है वो प्राप्त करता है, और जो प्लस में होते हैं वो लोग त्याग करते हैं। ठीक है, तो ये लोग किसको त्याग करेंगे? सुरेश को, तीसरे व्यक्ति को। ठीक है, ए और बी को सॉरी डी और आर को सुरेश के द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा सुरेश की पूंजी खाता को ठीक, किसके द्वारा कितना कितना दिया जा रहा है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है कि इसके द्वारा 3,750 और इसके द्वारा 3,750। ठीक, ओके। इतना लिखने के बाद पुनर्मूल्यांकन में जो लाभ हानि आता है उसको लिखना होता है। तो पुनर्मूल्यांकन में लाभ हानि आपने ये सब करके निकाला, 40,000 को बांटा तो 8 से काटा था तो 5 आया था, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 दूनी 10,000 जो आया था उसको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं पुनर्मूल्यांकन से लाभ हानि को, जो कि है 15,000 और अगले का 10,000। ठीक, ये क्लियर है? आगे आप लोग सोच रहे होंगे कि ख्याति तो सबका बट्टा है, एक का क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो जो माइनस में जाता है उसको इधर दिखाना होता है, जो प्लस में होता है उनका इधर दिखाना होता है, इसलिए अभी उसको हमने इधर लिखना है, इसलिए यहाँ नहीं लिखे हैं। ठीक, अब जो इधर लिखाएगा उसको लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले टू दिनेश या फिर दिनेश के पूंजी खाता से ऐसे लिख के 3,750 इसके में डालना। ठीक, फिर वही टू आर करके लिखना है, या रमेश के पूंजी खाता से वही 3,750। ठीक, अब सबको जोड़ के इनसे डिवाइड कर देना है। ठीक, अब देखो
ये हो रहा है 1,30,000 और एक 15, 1,45,000, 1,48,750। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1,48,750। अब इस तरफ काटने के लिए कुछ नहीं है तो उसी को उठा करके यहाँ लिख देंगे, शेष ले गए बोल के 1,48,750। ठीक, इसका टोटल करेंगे तो ये हो रहा है 1,10,000, 1,10,000 और 15, 1,25,000, 1,25,000, 1,28,750। तो यहाँ लिखेंगे 1,28,750। यहाँ भी लिखेंगे 1,28,750। ये आपका हो रहा है 1,10,000। ठीक, 70 और 30, 1,10,000। ठीक, कुछ मिस्टेक है क्या? हाँ, संचय को मैं बराबर बांट दिया हूँ। ठीक, तभी मैं सोच रहा था कुछ तो मिस्टेक है। संचय में इसको 20 मिलेगा। अभी टोटल 1,00,000 हो रहा है। ठीक, वो मैंने मिस्टेक से गलत लिख दिया था, माय मिस्टेक। अब 1,00,000 में से ये कटेगा 700, 14, 1500, 1500 और ये 750 है ना, 7,500 रुपये घटेगा। तो 1,00,000 में 7,000 चला गया तो 94 आएगा। 94 में 500 और चला गया तो 93 आना चाहिए। 3 3 6 और 7 7 14, 14 और 15 है ना, 1500। 7.5 काटना है। ठीक है, ठीक, 92,500। अब टोटल करेंगे तो वही जो हो रहा है 1,48,750 यहाँ भी लिख देंगे, 1,28,750 यहाँ भी लिख देंगे, 1,00,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब इस खाते को क्लोज कर लेना है। ठीक, इसको बंद कर लेते हैं। ठीक, अब इसका मेन उद्देश्य होता है चिट्ठा बनाना, जिसके लिए ये वाली पूंजी ज्ञात की जाती है कि इनकी कितनी कितनी आ रही है। अब आपको चिट्ठा बनाना है तो चिट्ठे का कॉलम कुछ ही बनता है, देख लो। विवरण में लिख के गलत कर दिया हूँ, माय मिस्टेक। जब चिट्ठा बनाते हैं तो दायित्व राशि, संपत्ति राशि लिखते हैं। दायित्व राशि और संपत्ति राशि। ठीक है, तो हमें लिखना है दायित्व राशि, संपत्ति राशि। अब क्या क्या दायित्व है आपके चिट्ठे में पहले से आपको दी जाती है, ये वाला कि जो जो दायित्व है उनको देखना होता है, जो जो संपत्ति है उनको देखना होता है। तो रोकड़ है आपके पास 40,000 का। कितने के रोकड़ है? 40,000 के। तो आपको सबसे पहले तो रोकड़ लिख लेना है। तो कैश या बैंक बोल सकते हैं, जो भी उसमें लिखा होगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो ये 40,000 रुपये यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक, 40,000। आगे प्राप्य पत्र कितने है वो देखो। तो प्राप्य पत्र, बिल, रिसीवेबल, ये आपका 50,000 रुपये। तो ये तो पूरा 50,000 ही लिखना है। ठीक, आगे अगला जो है आपका देनदार, कितने का है? तो देनदार है आपका 60,000 का, जिस पर एक छूट है ना, अशोध्य ऋण आप ये समझ सकते हैं, उस पैसे को जो नहीं मिलने वाला है। तो कितने का है वो? 3,000 रुपये का है। तो 57,000 समथिंग का एंट्री करना है। ठीक, कट के आगे स्टॉक कितना है वो देखो। तो स्टॉक इसमें है 1,12,000 रुपये का, जो बढ़ कर के आया था। तो ऐसे इसको बढ़ा के लिखना है। ठीक, और संपत्ति बढ़ गई थी, स्थायी संपत्ति। तो स्थायी संपत्ति बढ़ के 3,31,000 हुआ था। तो ऐसे लिख लेना है 3,31,000। ठीक, अब दायित्व साइड में आप सबसे पहले लेनदार को लिखते हैं।
लेनदार आपके हैं 1,50,000 के। ठीक, ये भी बुक में दिया हुआ है, बुक को आप देखिए ध्यान से। ये थोड़ा देर पहले जो मैं दिखाया था ना, अभी पूरा आपको चिट्ठा, उसको फिर से रिवाइंड करके देखो, फिर यहाँ। ठीक, आगे देखो। इसके बाद आपको ऋण लिखना है, साझेदारों का ऋण। ठीक, डी का और आर का। एक का 40,000, एक का 30,000, कुल मिला के 70,000। ठीक, आगे पूंजी लिखना होता है, तो पूंजी भी लिखते हैं अलग अलग सबका। किसका किसका? डी का, आर का, एस का, सबका अलग अलग लिखना है ना। तो इसका है 1,48,750 जो आपने निकाला था नीचे। दूसरे का था 1,28,750। तीसरे का था 92,500। ठीक, जोड़ के जितना आएगा उससे इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अच्छा, जोड़ करके ये आपका आएगा 3,70,000। तो 3,70,000 बोल के ऐसे इसको आप बंद करेंगे। अब आपका काम है इसको जोड़ करके देखना और बताना कितना रहा है। जितना ये आएगा उतना ही ये भी आता है, तो इसमें दायित्व और संपत्तियां बराबर होती हैं। हम्म, 3,70,000 इसमें और जोड़ेगा 40 या 4,40,000, 4 और 5,90,000। ठीक, तो ये हो रहा है 5,90,000। अब इसको जोड़ के देखो, 90, 90 और 10, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 5,50,000, 5,00,000, 5,09,000, सॉरी 5,59,60, 60, हाँ ठीक, 90। ठीक, ये भी आ रहा है 5,90,000। ठीक, मैंने कहा था दोनों पक्ष बराबर आते हैं, ये बन गया आपका। ठीक, अब इसमें जनरल एंट्री करनी है। क्या करनी है? जनरल एंट्री। जनरल एंट्री किसका किया जाता है? जिस संपत्ति बढ़ा उसका, जो संपत्ति घटा उसका। तो जब संपत्ति बढ़ती है तो संपत्ति खाता विकलन होता है वसूली खाता से, और जब संपत्ति कम होता है तो वसूली खाता विकलन संपत्ति के खाते से होते हैं। ठीक है, उल्टा होता है, जब बढ़ा तो संपत्ति विकलन। तो देखो किस में बढ़ोतरी हुआ था? स्थायी संपत्ति में। तो स्थायी संपत्ति खाता विकलन, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन। स्थायी संपत्ति खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाते से। ठीक, कारण में देख लो इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैसे बनाओगे। अब जिसमें कमी हुआ था उसको लिखते हैं। तो कमी किस में हुआ था? देनदार और स्टॉक में। तो उस समय पुनर्मूल्यांकन विकलन होता है, तो पुनर्मूल्यांकन विकलन कुल राशि से। इसमें लिखना है डेबिटर से कितना, इतना, और स्टॉक से कितना, 8,000 रुपये। जितने का कमी हुआ था बता देना कि संपत्ति में कमी हुई है ना, डिक्रीज, और बढ़ी तो इंक्रीज। आगे इसके बाद है आपका 40,000 के लाभ हानि का बंटवारा। तो लाभ हानि जब भी निकलता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते से, तो डी के पूंजी खाते से, आर के पूंजी खाते से, एस के पूंजी खाते से। इसके बाद क्या होता है? ख्याति या संचय वगैरह बांटते हैं उसका होता है। तो संचय बटा 80,000 का, तो संचय खाता, सामान्य संचय खाता विकलन डी की पूंजी खाते से, आर के पूंजी खाते से, सुरेश के पूंजी खाते से। इसके बाद सुरेश का पूंजी खाता विकलन कर दो, है ना, क्योंकि उसको मिलना है, वो विकलन हो जाएगा, जो माइनस होता है उसको मिलता है। तो वो विकलन रमेश के पूंजी खाता से, दिनेश के पूंजी खाता से। ठीक, इस तरह से जो संपत्ति बढ़ा उसको विकलन करो, पहला प्रविष्टि। जो संपत्ति घटा उसको समाकलन करो, दूसरा प्रविष्टि। तीसरा प्रविष्टि में लाभ हानि को बांटो। चौथा प्रविष्टि में कोई संचय वगैरह है उसको बांटो। पांचवी प्रविष्टि में अगर ख्याति से कुछ माइनस होता है तो ठीक, नहीं तो बस 4 प्रविष्टि करना है। ठीक, बन गया आपका चैप्टर 3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने चिट्ठा बनाया, पूंजी खाता बनाया और आपको जनरल एंट्री भी दिखाई।
तो इसी तरह से सबको बनाना। ये एग्ज़ाम में 8 नंबर के आते हैं और ये भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ अपने चैनल में वो सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं, कुछ आपको बेसिक सिखाने के लिए बताया जाता है और जो इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको आईएमपी बता दिया जाता है या कौन से एग्ज़ाम में आया है, कब आया है या आया है कि नहीं, ये बता दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप कक्षा 12वीं बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल में, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस की, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 100 लाइक का टारगेट है, ठीक है। आप जितने भी बच्चे देखते हो सब लाइक कर दो, 100 लाइक कम से कम होने चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।